बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ये पढ़ा था कि सर शेयर होल्डर चूंकि प्रेजेंट नहीं है कंपनी के अंदर, तो उसने अपॉइंट किया मैनेजमेंट को। ठीक है जी। अब मैनेजमेंट का काम क्या है सर? मैनेजमेंट का काम उनके एब्सेंस में बिजनेस देखना, मतलब बिजनेस चलाना है उनके एब्सेंस में, और मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पूरे साल में उन्होंने काम किया, सेल्स किए, परचेज किए, उसको एंड में आके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फॉर्म में प्रेजेंट करना है शेयर होल्डर्स को, बताना है कि भाई इतनी सेल्स, इतना प्रॉफिट, इतना सारा कुछ, ये सब कुछ जो है वो एंड में आके शेयर होल्डर्स को बताना है। अब मुझे एक बात बताएं, अगर वो अनफेवरेबल रिजल्ट शो करेंगे, बुरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करेंगे, तो क्या होगा? शेयर होल्डर्स उनको डांटेंगे कि यार तुमने क्या काम किया है, अजीब आदमी हो यार, अजीब फजूल लोग हो। और सर ये भी हो सकता है कि शेयर होल्डर्स उनको निकाल दें। तो सर उनमें एक टेम्पटेशन हो सकती है कि वो मैनिपुलेट करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इन ऑर्डर टू इंप्रूव देयर रिजल्ट्स। ठीक है जी। अच्छा जी, देखिए एक छोटा सा पीएनएल है मेरे सामने। ठीक है, ये पीएनएल मेरे पास नजर आ रहा है कि सर सेल्स 100 रुपए की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 80 रुपए का, 20 रुपए का पीपी इम्पेयर हुआ है। ठीक है जी, हालात सही नहीं चल रहे होंगे, पीपी इम्पेयर हो गया होगा, जो प्रोडक्शन सोची थी वो नहीं हो पाई, और आगे भी लग रहा है कि नहीं हो पाएगी, वैल्यू न्यूज कम हो गई, इम्पेयर हो गया। इन्वेंट्री इम्पेयर हो गई, स्लो मूविंग स्टॉक होगा, इन्वेंट्री इम्पेयर हो गई। रिपेयर एक्सपेंस आ गया सर 15 रुपए का। अब ये है एक पीएनएल, 23 रुपए का लॉस आप शो कर रहे हो सर अपने शेयर होल्डर को। देखिए शेयर होल्डर जो है वो जब ये चीज देखेगा ना, उसकी हट जाएगी, वो कहेगा यार क्या लगाया हुआ है तुम लोगों, मैंने अपॉइंट किया हुआ है काम करने के लिए, बिजनेस दे रहा तुम लोगों को चलाने के लिए, एक्सपर्ट हो तुम लोग, सैलरीज दे रहा हूँ, बेड़ा गर्क करने के लिए दिया तुम लोगों को सैलरीज। अब बताएं सर, हमने कहा यार ये तो हट जाएगी इसकी, भाई देखते ही, चलो जी आओ मैनिपुलेट करते हैं इसको। हमने सेल्स को 150 दिखा दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रिड्यूस करके 70 कर दिया, सारी इंपेयरमेंट्स गायब कर दी, रिपेयर एक्सपेंस को हमने कैपिटलाइज कर दिया। अच्छा, हमें ये बात पता है कि हम ये शेयर होल्डर्स के साथ जो 2 नंबरी करेंगे ना, तो वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यार एक तो है नहीं इधर, ठीक है जी, बिजनेस हम देख रहे हैं, शेयर होल्डर तो है नहीं इधर, रोज रोज थोड़ी होता है, इधर एक दिन एक एजीएम में आएगा, वो देख लेगा क्या हिसाब किताब है। नंबर 2, शेयर होल्डर एक्सपर्ट भी नहीं है, उसको आइडिया भी नहीं है कि काम किस तरीके से होता है, मैनिपुलेशन कहाँ हुई है, इम्पेयरमेंट का बेचारे को क्या आइडिया है। बहुत सारे शेयर होल्डर डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है जी, बिजनेसमैन होते हैं, जिनको इवन पढ़ना भी नहीं आता। तो सर एक तो वो एक्सपर्ट नहीं है जानने में कि मैनिपुलेशन कहाँ हुई है। ठीक है जी सर, तो हमने क्या किया, 2 नंबरी किया, मैनेजमेंट ने 2 नंबरी की और लॉस को कन्वर्ट कर दिया प्रॉफिट में। अब जब सर शेयर होल्डर ने प्रॉफिट देखा, बोला वाह भाई वाह, दादा टाइट काम यार, हम घर पे बैठे हुए हैं, ठीक है जी, और ये हमारे लिए पैसे कमा रहे हैं। ये याद रखना, दुनिया में याद रखना, कोई आपको पैसा कमा के नहीं देगा। ठीक है जी, दुनिया में कोई आपको पैसा कमा के नहीं देगा। ठीक है जी। अब मैंने देखा जनाब मेरे पास 80 रुपए का प्रॉफिट आ गया है। ठीक है जी, शेयर होल्डर्स ने देखा 80 रुपए का प्रॉफिट है, उन्होंने कंपनी के एम्प्लॉइज को बोला बोनस भी तुम्हारा, जाओ 10 रुपए तुम्हारा बोनस, जाओ अयाशी करो, जाओ इतना कमा के दिया तुम लोगों ने, बेहतरीन चुम्मियां पप्पियां, एक इधर तुम्हें एक पप्पी इधर तुम्हें, ठीक है जी, लग जाओ, बेहतरीन काम कर दिया तुम लोगों ने। सर हुआ ये कि थोड़े टाइम बाद ये मैनेजमेंट रिजाइन करके चली गई। ठीक है जी, मैनेजमेंट रिजाइंड, सीएफओ सीईओ रिजाइन करके चले गए। ठीक है जी, ठीक है जी। अब हुआ क्या, न्यू मैनेजमेंट आई। न्यू मैनेजमेंट जब आई तो उन्होंने उठाया सर अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाए पुराने, और शेयर होल्डर्स को कहा ओ भाइयों मारना चाहिए तुम लोगों, भंगियों मारना चाहिए तुम लोगों। ये देखो तुम लोगों ने बजाय प्रॉफिट कमाने के लॉसेस किए हैं तुम लोगों ने, नशइयों, ये 80 का प्रॉफिट नहीं है, ये 23 का लॉस है। तुम लोग की शक्ल पे लाना तो तुम लोग इतने टाइम तक बैठे हुए थे और पुरानी मैनेजमेंट तुम लोगों को चे बना रही थी। ठीक है जी। तो सर जब ये चीज कम्युनिकेट होगी शेयर होल्डर्स को, तो शेयर होल्डर जो है वो पागल हो जाएंगे, वो रिएक्ट करेंगे। अब बताओ करेंगे क्या? सर उनको करना क्या चाहिए? पुरानी मैनेजमेंट धोखा दे के चली गई है, क्या उसी तरह नई मैनेजमेंट पे भरोसा किया जाए? क्या एक सुराख से 2 दफा अपने आप को डसवाया जाए? क्या ये साबित किया जाए कि हम मोमिन नहीं है? अब शेयर होल्डर सर पकड़ के बैठा हुआ है, शेयर होल्डर ये सोच रहा है कि मसला कहाँ हुआ है। तो सर शेयर होल्डर को एक एक्सपर्ट ने, एक होशियार आदमी ने जवाब दिया। शेयर होल्डर को जवाब ये दिया गया कि यार देखो तुझे कहाँ ठोका गया, वो सुन, तूने अपॉइंट की मैनेजमेंट, ठीक है जी, कि भाई मैं तो घर में बैठूंगा बीवी के साथ, ठीक है जी, मैं अपॉइंट कर लेता हूं मैनेजमेंट, मेरे बिहाफ पे ये काम करेगी, मैं अपने घर में काम करूंगा। ठीक है जी, मैनेजमेंट अपॉइंट हो गई। ठीक है जी, मैनेजमेंट ने बिजनेस किया, बिजनेस कंडक्ट किया। ठीक है जी, बिजनेस कंडक्ट करने के बाद मैनेजमेंट ने अकाउंट्स बनाए। ठीक है जी,
अब बिजनेस जैसे तैसा उसने कंडक्ट किया, लॉसेस किए, जो भी किया, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि मैनेजमेंट ने बनाए, किसी ने भी रिव्यू या ऑडिट नहीं किए। रिव्यू या ऑडिट नहीं हुए, ये नहीं हुए रिव्यू या ऑडिट। अगर ये रिव्यू ऑडिट हुए होते एक थर्ड इंडिपेंडेंट पार्टी के हिसाब से, या वो रिव्यू करता है एक थर्ड इंडिपेंडेंट पार्टी, तो शायद मैनेजमेंट के ये घपले, मैनेजमेंट के ये दो नंबरियां, ये चुतियापे छुपते नहीं, ये सामने आ जाते। ठीक है जी, ये सामने आ जाते। लेकिन चूंकि सर ये काम हुआ नहीं। अब बताओ सर, अब बताओ शेयर होल्डर को क्या करना चाहिए? अब बताओ सर, शेयर होल्डर्स को पहला काम क्या करना चाहिए? सर शेयर होल्डर्स को अपॉइंट करना चाहिए। सॉल्यूशन क्या है सर इसका? अपॉइंट इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स। मुझे बताओ ये मैनेजमेंट को क्यों अपॉइंट नहीं करना चाहिए? मैनेजमेंट क्यों अपॉइंट नहीं करे इसको? भाई अगर मैनेजमेंट इसको अपॉइंट करेगी ऑडिटर्स को, तो यार सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वहीं आके खड़ा हो गया ना। अगर मैनेजमेंट अपॉइंट करेगी तो मैनेजमेंट ही का बंदा होगा, सैलरी मैनेजमेंट से ले रहा होगा, तो क्या मैनेजमेंट के घपले वो दिखाएगा? नहीं। तो याद रखना सर, शेयर होल्डर्स को मैनेजमेंट अपॉइंट नहीं करती, बल्कि शेयर होल्डर्स, सॉरी, ऑडिटर को मैनेजमेंट अपॉइंट नहीं करती, बल्कि शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते। ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है जी। इसीलिए तो कंपनी लॉ में, कंपनीज ऑर्डिनेंस में लिखा है, द ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी इन द एनुअल जनरल मीटिंग। और हर साल अपॉइंट करेंगे, हर साल अपॉइंट करेंगे, हर साल अपॉइंट करेंगे। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर आज कोई है तो कल कोई होगा, तो कल कोई होगा। हर बंदे की प्रेफरेंस अलग है। तो उस वक्त का शेयर होल्डर होगा वो अपॉइंट करेगा बंदों को, यानी इसको अपॉइंट करेगा, क्या नाम है, अपना ऑडिटर्स को। तो जो उस वक्त का शेयर होल्डर हो वो अपॉइंट करेगा। हर साल शेयर होल्डर अपॉइंट होंगे, सॉरी, ऑडिटर्स अपॉइंट होंगे। अच्छा सर, हम अगर एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट देखें, ऊपर की डिस्कशन के बाद एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट देखें, तो ये ऑडिट की ना मुकम्मल दुनिया है, ठीक है जी। सबसे पहले जनाब मेरे पास 3 पार्टी रिलेशनशिप। 3 पार्टीज का मतलब है 3 पार्टियों का रिलेशनशिप है ऑडिट। शेयर होल्डर्स और शेयर होल्डर के अपॉइंटेड 2 लोग, मैनेजमेंट जो उसका बिजनेस चलाएगी, ऑडिटर जो वॉच डॉग होगा। वॉच डॉग का मतलब है देखेगा मैनेजमेंट को कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उसने बनाए, जो साल के एंड में उससे रिपोर्टिंग की है, वो सही है या नहीं है, ठीक है जी। देखिए, मैनेजमेंट की जरूरत शेयर होल्डर को कब पड़ती है? जब बिजनेस एक्सपेंड हो रहा होता है, जब बिजनेस एक्सपेंड हो रहा होता है, जब बिजनेस फैलता है। फिर वो अकेला तो सारा काम नहीं करेगा ना। वो 10 मुल्कों में, 10 शहरों में, 10 इलाकों में, 10 मार्केट्स में तो नहीं रह सकता ना। उसको फिर अपनी जगह लोग अपॉइंट करना पड़ते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं। सर वो एक वक्त में मार्केटिंग भी देखे, फाइनेंस भी देखे, सर वो ऑपरेशंस भी देखे और एडमिन भी देखे, उसके लिए पॉसिबल नहीं, तो उसको एक्सपर्ट्स रखने पड़ते हैं। वो कहलाती है मैनेजमेंट, ठीक है जी। तो शेयर होल्डर मैनेजमेंट कब अपॉइंट करता है? जब उसके लिए फिजिकली, मेंटली, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता इतने बड़े बिजनेस में हर रोल को खुद परफॉर्म करना। यही मैनेजमेंट जिसको आपने बिजनेस सौंपा हुआ है, साल के एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बनाएगा तो अपनी परफॉर्मेंस दिखाएगा। एक बंदे को आप कह रहे हो अपनी परफॉर्मेंस खुद लिख के दो, तो आप देखें ना अपने बारे में, जब महबूब को हम लेटर में लिखते हैं तो हम कहते हैं हमसे बेहतरीन बंदा दुनिया में नहीं है, ठीक है ना। बाजी अगर आप हमें मौका देंगी तो हम फिर आपको बहुत अच्छा सर्व करेंगे, और अगर आप हमें मौका नहीं देंगी तो आप एक बेहतरीन नमूना, बेहतरीन एसेट लूज करेंगे। तो याद रखना, हर बंदा जो अपना काम कर रहा होता है, अगर उसी को हम कहें कि बेटा आपने इस पर रिपोर्ट करना है, अपने आप पे ही रिपोर्ट करना है, अपने आप की परफॉर्मेंस पे बात करनी है, तो याद रखना सर वो अपनी परफॉर्मेंस को हमेशा अच्छे से अच्छा दिखाएगा। और अगर बुरी परफॉर्मेंस भी होगी तो वो हालात मामला छुपाने की कोशिश करेगा। तो मुझे बताओ, मैनेजमेंट अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है तो उसके ऊपर एक स्केप्टिकल व्यू, उसके ऊपर एक दूरबीन लेके बैठ के बंदा देखने वाला, बारीक बीनी से काम देखने वाला, उसके ऊपर एक वो कुत्ता जिसको बू सूंघ के समझ में आ जाए कि भाई गंद कहाँ है, सर वो अपॉइंट होगा ऑडिटर, ठीक है जी। तो सर शेयर होल्डर छोटे से बिजनेस से स्टार्ट हुआ, ठीक है जी, पहला बंदा इस दुनिया में ये आया। फिर उसके बाद जो है वो, तो सर जब मैनेजमेंट आई तो मैनेजमेंट डायरेक्टर्स आए, मैनेजमेंट ने काम किया, डायरेक्टर्स ने उनको सुपरवाइज किया, दूसरा बंदा मैनेजमेंट डायरेक्टर है। जब बिजनेस फैल गया था, अब मैनेजमेंट के काम को रिव्यू करना है। काम को रिव्यू करने का मतलब उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करना है और इंडिपेंडेंट रिव्यू करना है। तो हमें तीसरा बंदा चाहिए होगा, वो हमें ऑर्डर चाहिए, ठीक है जी। तो पहले शेयर होल्डर आया, फिर डायरेक्टर्स और वो है मैनेजमेंट आई, और फिर हमारे पास। अब देखें सर, जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट में, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब हमने शेयर होल्डर ने जो है वो ऑडिटर्स को अपॉइंट किया है, तो ऑडिटर क्या करेगा? सीएफओ की शक्ल देखेगा, हाइट देखेगा सीएफओ की, क्या करेगा वो सुबह आके जो है वो दूरबीन लेकर आएगा और घुस जाएगा वो एडमिन ऑफिस के अंदर, वहां देखेगा लोग जूते पहन के आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं।
वो ये देखेगा कि वर्कर्स के बाल जो है वो कटे हुए नहीं कटे हुए, नाखून बने हुए नहीं बने हुए, वो ये देखेगा कोई नाक तो नहीं साफ कर रहा, वो ये देखेगा, वो क्या देखेगा, वो एक ही चीज देखेगा और वो देखेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है जी, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेगा। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या देखेगा, उसकी अलाइनमेंट देखेगा, उसके कलर्स देखेगा, क्या देखेगा सर? देखिए ये डॉक्यूमेंट रिव्यू होगा, ठीक है जी, ये डॉक्यूमेंट रिव्यू होगा, ठीक है जी, एक बेंचमार्क के अगेंस्ट, यानी ये डॉक्यूमेंट सही बना या नहीं बना, तो एक हमें और किताब चाहिए, एक हमें रूल्स बुक चाहिए जो हमें ये बताया कि यार इस रूल बुक के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने या नहीं। तो हमें ये देखना है कि सर दिस डॉक्यूमेंट दैट इज मेड या दैट इज प्रिपेयर्ड in accordance with a framework का मतलब है रूल बुक, ये एक रूल बुक के हिसाब से बने। और वो रूल बुक क्या कहलाएगी सर हमारे पास? वो रूल बुक मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास कहलाएंगे IFRS। क्या कहलाएंगे? IFRS। क्या कहलाएंगे भैया? वो कहलाएंगे IFRS, ठीक है जी। तो अब बताएं सर, इन तीन लोगों ने, मतलब ये तीन लोग हैं जो ऑडिट की दुनिया में हैं, ठीक है, शेयर होल्डर ने ऑडिटर को अपॉइंट किया है, ऑडिटर का काम क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करना कि ये IFRS के हिसाब से बने हैं या नहीं। रूल्स किसने डिफाइन किए? IFRS ने। देखेगा कौन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके हिसाब से बने या नहीं, ये हमारा ऑडिटर देखेगा, ठीक है जी। सर ये जो हमारे पास ऊपर PNL बना है, अगर मैं उसको ऐसे ही जो है वो उसको मैं स्क्रूटनाइज करूं, ऐसे ही मैं उसको रिव्यू करूं, तो मैं आपसे पूछूं कि बाबू ये किसके हिसाब से, ये सेल्स किसके हिसाब से, तो आप कहो IFRS 15 के हिसाब से, ठीक है जी। मैं कहूँ ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके हिसाब से, आप कहो सर ये IS 2 के हिसाब से। मैं कहूँ जनाब मेरे पास ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की इंपेयरमेंट किसके हिसाब से, आप कहो IS 36 के हिसाब से। इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट किसके हिसाब से, IS 2 के हिसाब से। रिपेयर एंड मेंटेनेंस किसके हिसाब से, IS 16 के हिसाब से, ठीक है जी। तो देखो हर एक फिगर को कैलकुलेट करने के लिए जो रूल्स डिफाइन हुए हैं, ये उनके हिसाब से ये फिगर्स कैलकुलेट हुई भी, उन रूल्स को देखते हुए कैलकुलेट की गई हैं। तो सर उन रूल का एक्सपर्ट है ऑडिटर, वो आके चेक करेगा कि भाई इन रूल्स को प्रॉपर्ली फॉलो किया गया है या नहीं इन फिगर्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो वो रूल्स कहाँ मिलेंगे सर मुझे? वो मिलेंगे IFRS के अंदर। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और भी हमें याद रखनी चाहिए कि जो IFRS हैं, ठीक है ना, ये पाकिस्तान के हिसाब से, ठीक है ना, पाकिस्तान के हिसाब से मतलब पाकिस्तान ने IFRS को बेंचमार्क के तौर पर अडॉप्ट किया हुआ है। यानी हमें कंपनीज ऑर्डिनेंस ये कहती है कि ऑडिटर तुमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाके रिव्यू करने हैं, इंश्योर करो कि वो IFRS के हिसाब से बने हों। यानी सर हमारा बेंचमार्क, हमारा फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया हुआ है कंपनीज ऑर्डिनेंस ने। अगर मैं UK में हूँ तो मैं US गैप या UK गैप अडॉप्ट करूँ, USA में हूँ तो US गैप अडॉप्ट करूँ, वहाँ अपने रूल्स हैं। पाकिस्तान में और बहुत सारी दुनिया की कंट्रीज में IFRS चलते हैं, ठीक है जी। तो हर कंट्री के हिसाब से अपना रूल बुक होगा। पाकिस्तान के हिसाब से जो रूल बुक है वो IFRS है। अब मिसाल के तौर पर सर मैं जाता हूँ ऑडिट पे ना, ठीक है ना, तो अब मैंने इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू करना है, ऑडिट करना है और चेक करना है कि ये सही बने या नहीं बने। अच्छा, मैंने मिसाल के तौर पर एक फिगर उठाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या परचेजेस की, ठीक है। अब बताओ यार, मैं अपने आप से पूछता हूँ कि ये परचेजेस कब रिकॉर्ड होनी चाहिए, कब रिकॉर्ड होनी चाहिए, कब रिकॉर्ड होनी चाहिए? IS 2 में लिखा है जब रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको ट्रांसफर हो जाए उस वक्त परचेज रिकॉर्ड होना चाहिए। फिर मैं अपने आप सवाल पूछता हूँ, यार मुझे रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर होते हैं? और ये कब ट्रांसफर होते? हाँ भाई, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होते हैं जब मुझे गुड्स फिजिकली रिसीव हो जाए। अच्छा, जब गुड्स फिजिकली रिसीव होती होगी कंपनी में, तो क्या ट्रक लेके ऐसे अंदर बंदा घुस जाता होगा? नहीं सर, जब रिसीव होती है तो सर एक गुड्स रिसीट नोट बनता है जो वेयर हाउस बनाता है। अच्छा, तो अगर मुझे परचेजेस वेरीफाई करनी है तो मुझे जाके चेक करना चाहिए वेयर हाउस में कितने गुड्स रिसीट नोट बने हुए, ताकि मैं ये वेरीफाई कर सकूं कि ये गुड्स वाकई परचेज हुई या नहीं हुई है। तो सर इसका मतलब है मैं क्या कलेक्ट कर रहा हूँ? मैं कलेक्ट कर रहा हूं सर ऑडिट एविडेंस, ठीक है जी। ऑडिट एविडेंस, ऑडिट क्या करेगा? ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिट करेगा जी, ठीक है जी। PNL से वो परचेज की फिगर उठाएगा, परचेज पे सोचेगा कि कैसे परचेज होती है, रिस्क एंड रिवॉर्ड हमें ट्रांसफर हुआ है, रिस्क एंड रिवॉर्ड कब ट्रांसफर हुआ है? जब हमने फिजिकली गुड्स रिसीव किए हैं। फिजिकली गुड्स रिसीव किए तो हमने क्या बनाया था सर? एक गुड्स रिसीट नोट बनाया था। और वो गुड्स रिसीट नोट अगर मैं वेरीफाई कर लूँ, देख लूँ, तो मुझे परचेजेस का आइडिया हो जाएगा कि वाकई परचेजेस जेन्युइन है, वाकई गुड्स रिसीव हुई थी, वाकई हमारे पास इसका रिकॉर्ड मौजूद है, ठीक है जी। हर गुड रिसीट नोट के साथ एक थर्ड पार्टी एविडेंस लगा होगा जो कि होगा सप्लायर की इनवॉइस। वो सप्लायर की इनवॉइस देख के तो मेरा और सांस बहाल हो जाएगा कि वाकई भाई थर्ड पार्टी की इनवॉइस भी मौजूद है, वाकई परचेजेस जेन्युइन है। तो मुझे बताओ मैं क्या कर रहा हूं?
मैं बहैसियत ऑडिटर क्या कर रहा हूँ सर? तशफीश कर रहा हूँ। तशफीश क्या? तफ्तीश कर रहा हूँ। वेरी गुड सर, तफ्तीश कर रहा हूँ सर। किससे तफ्तीश कर रहा हूँ सर? एविडेंस जमा कर रहा हूँ। किस चीज़ के लिए जमा कर रहा हूँ? ताकि मैं ये कंक्लूड कर सकूँ कि परचेजेस सही हैं। ठीक है जी। इसी तरह मेरे बच्चों, अगर मैं बात करूं तुमसे कि अगर मैं वेरीफाई करने जाऊं सर, किसको, किस चीज़ को वेरीफाई करने जाऊं? सेल्स को। तो मुझे बताओ सेल्स कब बुक होती है सर? जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन जो है वो सेटिस्फाई होती है, यानी हमारे पास गुड्स डिलीवर होते हैं सर। तो एविडेंस क्या होगा गुड्स डिलीवर हुए या नहीं हुए? सर मैं सेल्स एग्रीमेंट देख लूंगा, ठीक है जी सर। मैं अपनी इनवॉइस देख लूंगा, मैं बैंक स्टेटमेंट में देख लूंगा पैसा आया या नहीं आया। तो सर 1000 तरीके ये एविडेंस जमा करने के कि हमारे पास सेल्स हुई है या नहीं हुई। जीडीएन देख लूंगा सर सेल्स के लिए। और मुझे एक बात पता है कि सर इसमें जो ऊपर 150 रुपए की सेल्स मैंने दिखाई है ना, ये बगैरती करके, इसमें हलाल सेल्स कितनी है? 100 रुपए की है। और हराम सेल्स कितने की है? 50 की। ये हलाल है, सही सेल्स हैं, ये हराम है, ठीक है जी, गलत सेल्स हैं। तो वेरीफाई हो जाएगा, पता चल जाएगा, हलाल पता चल जाएगा, हराम कितनी है पता चल जाएगा हमें, ठीक है ना। तो सर जो सेल्स वेरीफाई नहीं हो पाएंगी, जिसके अगेंस्ट एविडेंस नहीं होगा, ये हराम सेल्स के अगेंस्ट, तो मैं खड़ा हो जाऊंगा एज एन ऑर्डर में। तो ऑर्डर आके खड़ा हो जाएगा सर के ऊपर कि भाई ये तो हराम सेल्स है, भाई ये तो हुई नहीं है सेल्स, आप कैसे कह रहे हो कि सेल्स हुई है? तो सर ये चीज वहीं पर पकड़ी जाएगी और हराम सेल्स रिकॉर्ड नहीं होगी, ठीक है जी, ठीक है जी। ना इसके अगेंस्ट आपको कोई जीडीएन मिलेगा, ना इसके अगेंस्ट आपको कोई एग्रीमेंट मिलेगा, ना इसके अगेंस्ट कोई कैश कलेक्शन हुई होगी। तो साफ साफ पकड़ा जाएगा कि भाई ये हराम सेल्स है, ठीक है जी। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है ये सारा काम करने का, ताकि मैं जमा कर सकूं एविडेंस ऑब्टेन हो जाए कि भाई ये सेल्स 100 रुपए की है, 150 रुपए की है। तो मेरा काम एविडेंस जमा करना है सर इसके अंदर। अच्छा सर, जितना भी ऑडिट एविडेंस में कलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या कंक्लूड करना है मैंने? सर मैंने ये कंक्लूड करना है, क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर आईएफआरएस बने हैं या नहीं बने हैं। मुझे ये कंक्लूड करना है भाई, मैं सारा ऑडिट एविडेंस इसी ऑब्जेक्टिव से जमा कर रहा हूँ, ठीक है जी, इसी ऑब्जेक्टिव से जमा कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर आपकी बेगम ने आपके पीछे एक डिटेक्टिव लगाया कि भी पता कराओ यार मेरा शौहर एक शरीफ आदमी है या नहीं है, मेरा शौहर एक शरीफ आदमी है या नहीं है, ठीक है जी। अब आप सर दिन में जो है वो अमरूद खा रहे हैं, कभी छोले खा रहे हैं, कभी चने खा रहे हैं, अकेले खड़े होकर रोड के ऊपर। अब ये बात उस डिटेक्टिव के लिए रेलेवेंट है कि भाई आप बाहर क्या कर रहे हो। आप जब वो आपको देखेगा किस जगह पे आप जा रहे हो, गलत जगह पे जा रहे हो, ये उसके लिए एक एविडेंस होगा कि यार आप भाई सीधे हो या नहीं हो। तो याद रखना, हमारा एविडेंस कलेक्ट करने का एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो एविडेंस कलेक्ट करने का यहाँ क्या ऑब्जेक्टिव है कि सर आप ये कंक्लूड कर सको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर आईएफआरएस बने हैं या नहीं बने। अच्छा सर, जब मैंने अपने सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिए तो अब मैं इस पोजीशन में आ गया हूँ कि भाई मैं कंक्लूड करूँ। अब जैसे मैंने एविडेंस सारे कलेक्ट कर लिए, मैं कंक्लूड कर दिया कि जी और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो बिल्कुल सही है एज पर आईएफआरएस बने। तो क्या मैं मैनेजमेंट को जाके बता दूँ, उनको चाय पी रहे हूँ, सुबह सुबह बैठ जाऊँ उनके साथ, भाई सीएफओ साहब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही बने? मैं नहीं, आई एम नॉट सपोज टू रिपोर्ट टू मैनेजमेंट। मुझे अपॉइंट किसने किया है? शेयर होल्डर्स ने। मैं रिपोर्ट भी किसको करूंगा? शेयर होल्डर्स को करूंगा। बताऊंगा भाई तुमने मुझे अपॉइंट किया इन खबीसों को चेक करने के लिए कि इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनाया नहीं बनाया। हाँ दोस्त, बिल्कुल सही बनाया, ठीक है जी। मैं रिपोर्ट करूंगा शेयर होल्डर्स को, मैनेजमेंट को रिपोर्ट नहीं करूंगा। मेरे फाइनेंशियल्स जब मेरी रिपोर्ट होगी उसमें लिखा होगा दिस रिपोर्ट इज एड्रेस टू शेयर होल्डर्स, टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है जी। ये लिखा होगा मेरी रिपोर्ट के टॉप टॉप। ये दिमाग में रखना सर कि ऑर्डर को अपॉइंट करने वाला कौन? शेयर होल्डर। ऑर्डर की जरूरत किसको है? शेयर होल्डर को, मैनेजमेंट को नहीं है। तो याद रखना सर, ऑर्डर की रिपोर्ट भी किसको डिलीवर होगी? शेयर होल्डर को, ठीक है जी। अब सर जब मैं रिपोर्ट बनाऊंगा ना तो मैं रिपोर्ट में अपना ओपिनियन दूंगा। ओपिनियन क्या दूंगा? ओपिनियन एक ही दूंगा। ओपिनियन में ये दूंगा क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड हैं इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। अगर सर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस के हिसाब से प्रिपेयर्ड हैं तो मैं अपना ओपिनियन दूंगा। इन आर ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज अडॉप्टेड बाय द कंपनीज ऑर्डिनेंस दैट इज आईएफआरएस। और अगर सर ये गलत है, सेल गलत रिकॉर्ड हुई, परचेज गलत है और मैनेजमेंट नहीं मान रही उसको सही करना, तो सर मैं उस पर रिपोर्ट करूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड, ठीक है जी, इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन पाकिस्तान, ठीक है, यानी कि आईएफआरएस, ठीक है जी।
सर अब यहाँ तक पढ़ लिया ना, अब हम सर अपने सॉफ्टवेयर में ना एक पोल बनाएंगे, ठीक है जी। जब हमने यहाँ तक पढ़ लिया ना, अपने सॉफ्टवेयर में एक पोल बनाएंगे। पोल में हम पहला सवाल लिखेंगे, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाँ बाबू, क्या जवाब है इसका? मैनेजमेंट, जो पूरे साल वहाँ बैठी है, जो सेल्स कर रही है, जो परचेज कर रही है। ऑर्डर का काम नहीं है, ठीक है। ऑर्डर उसको रिव्यू करेगा, ऑर्डर उसको प्रिपेयर नहीं करेगा। सेकंड क्वेश्चन, सर हु इज रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट ऑडिट एविडेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड विद अकॉर्डिंग टू IFRS। सर बिल्कुल, ये हमारे पास ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर अगर मैं तीसरा सवाल यहाँ लिखूँ, तीसरे सवाल से पहले मुझे एक बात बताएं, अगर मैंने सेल्स वेरीफाई करनी है, मुझे GDN कौन देगा? GDN कौन देगा मुझे? GDN कौन देगा? GDN कौन देगा? बताओ खुद। गुड्स डिलीवरी नोट कौन देगा मुझे? GDN कौन देगा? मैनेजमेंट। एग्रीमेंट कौन देगा? मैनेजमेंट। कैश कलेक्शन की रिपोर्ट कौन देगा? मैनेजमेंट। इसका मतलब है ऑर्डर को, सॉरी, ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करना किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की। ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करना, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन from which auditor will collect audit evidence। हाँ जी, कौन जिम्मेदार है? सर मैनेजमेंट। सर अगर मैनेजमेंट मुझे जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे तो मैं, मेरे पास एविडेंस नहीं कलेक्ट होगा तो मैं कंक्लूड कैसे करूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग विद IFRS बने या नहीं बने? तो सर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है इन्फॉर्मेशन दे, इन्फॉर्मेशन से मैं ऑडिट एविडेंस निकालूंगा। ऑडिट एविडेंस मेरे लिए सर बेसिस बनेगा कंक्लूड करने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डिंग विद IFRS। चलो मुझे एक बात बताओ सर, मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं, एक तो मैनेजमेंट है, ठीक है जी। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद IFRS, ठीक है जी। तो सर इसकी पहली जिम्मेदारी क्या है मैनेजमेंट की? ठीक है जी, मैनेजमेंट की पहली जिम्मेदारी है कि प्रिपेयर करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर IFRS। दूसरी जिम्मेदारी क्या है? प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन टू ऑडिटर। अब देखो यार, ऑडिटर ऑडिट किसका करेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। वो बने हुए तो हों, बने हुए नहीं हो तो किस चीज का ऑडिट करेगा वो? ठीक है जी। तो बनाने की जिम्मेदारी किसकी? मैनेजमेंट की। वेरीफाई करने में हेल्प करने की जिम्मेदारी किसकी? मैनेजमेंट की। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किसकी? मैनेजमेंट की। बनाएगा मैनेजमेंट, इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट देगा, रिव्यू कौन करेगा? ऑडिटर। अब बताएं सर, मेरे पास अगला टॉपिक क्या होना चाहिए? ऑडिटर की जिम्मेदारी। क्यों? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी तो मैंने देख ली, ठीक है जी। तो अब मुझे देखना है कि सर ऑडिटर किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सर क्या उसकी जिम्मेदारी जो है वो IFRS में गिवन होगी? नहीं सर, अब हमें एक किताब चाहिए, जो ऑडिटर की जिम्मेदारियां बताए। तो एक किताब नाजिल हुई सर जमीन पे सर, जो है किताब जो है वो इंसानों ने खुद बनाई। वो कौन सी किताब है सर? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ISA, ठीक है जी। अब देखिए मुझे एक बात बताएं, जो पर्शियन बादशाह था, क्या वो मतलब ऑर्डर को देख के बेचता था कि वो वजीर को देख के बेचता था कि मैं किसको भेजूं? लायक कौन है, जिम्मेदार कौन है? कोई क्राइटेरिया रखा हुआ था उसने? नहीं। जिसकी बेगम अच्छी लगती थी उसको भिजवा देता था सफर पे। सर ऑडिटर चाहे दुबई में जाके ऑडिट करे, UK में जाके ऑडिट करे, सर इस्लामाबाद में जाके ऑडिट करे, सर मालदीव में जाके ऑडिट करे, सर वो मोगादिशो में जाके ऑडिट करे, एक चीज़ वहाँ कांस्टेंट रहेगी। वो क्या है सर? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। क्योंकि ये इंटरनेशनल है, हर जगह के एक ही ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं।